अच्छा, अब हम डॉपलर इफेक्ट की बात ये करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है इट इज a change in the frequency, in the observed frequency, um, due to the relative motion of source and the observer. सही। तो हम इस चीज को जो है ना डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। सही। अच्छा, इसकी उर्दू क्या है? बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी ऐसे साउंड के पास से गुजरते हो, सही है, आप खुद मूव कर रहे हो, वो साउंड की जो सोर्स है वो स्टेशनरी है। सही है। तो जब भी आप किसी ऐसे सिनेरियो से गुजरते हो, तो जब आप उसके करीब आ रहे होते हो तो आपको साउंड एक डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रहा होता है। सही है। और जब आप उससे दूर जा रहे होते हो तो आपको साउंड डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रहा होता है। सही है। सिमिलरली, जब आप खुद स्टेशनरी हो, किसी जगह पे खड़े हो, सही है, और कोई मूविंग साउंड सोर्स वो आपके पास से गुजरती है, तो वो आपको जो है ना डिफरेंट तरीके से सुनाई देती है। सही है। इसकी सबसे आसान सी एग्जांपल जो है वो एम्बुलेंस की एग्जांपल है कि जब वो एम्बुलेंस जो है वो आपके पीछे से आ रही होती है, तो उसकी साउंड एक अलग तरीके से आती है, और जब वो आपके आगे से आती है तो उसका साउंड एक अलग तरीके से आता है। समझ रहे हो? तो और तुम्हें उसके साउंड से पता चलता है कि हाँ अभी जो है ना, सुन के पता चलता है कि हाँ अभी जो है ना ये तुम्हारे करीब आ रही है। सही है। और फिर जब वो दूर जा रही होती है तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई, सिर्फ साउंड सुन के तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई ये दूर जा रही है। सही है। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना डॉपलर्स इफेक्ट हम इसको कह रहे होते हैं। सही है। कि जिसके अंदर चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व होती है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सही है। तो ओके, मैं जो तुम्हें शायद इस पिक्चर से थोड़ा सा समझ में आ जाए। अच्छा, सो अब सीन ये है कि अच्छा भाई, पेस्ट। ओके, सो अगर आप इस पिक्चर को देखो, सही है, तो इसके अंदर इन्होंने दो तीन सिनेरियो दिए हुए। सही है। एक सिनेरियो ये दिया हुआ है कि जिसके अंदर जो है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं। सही है। सो आपको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियस सी बात है उसी फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देगी जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड उस सोर्स से इमिट हुआ है। राइट। लेकिन अगर वो सोर्स जो कि जिससे साउंड इमिट हो रहा है, अगर वो मूव कर रही है, किसी की तरफ आ रही है, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपको सुनाई देगी। सही है। और अगर जो है वो आपसे दूर जा रही है तो वो आपको कम फ्रीक्वेंसी की वेव सुनाई देगी। राइट। ये बेसिकली जो है ना हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट होता है। सही है। या अगर जो है आप उसको सुनो तो आपको जब करीब आ रही होती है, आपके साउंड सोर्स आपसे करीब आ रही होती है, तो आपको जो वॉइस होती है वो थोड़ी आप कह लो कि थोड़ी सी जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी। आप किस तरह से कहोगे, जिस तरह से माइक जब खराब हो जाता है ना तो उसकी एक बहुत टू करके जो आवाज होती है, उस तरह से श्रिल वॉइस आपको सुनाई देती है। और जब आपसे दूर जा रहा होता है तो आपको फेड वॉइस सुनाई देती है। सही। इस तरीके से आप इस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। सही। अगर आप रोड पे खड़े हो और आपको ये इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। सही है। बच्चों, समझ पा रहे हो? जैसे। अच्छा अच्छा, अब देखो इसका कोई फॉर्मूला, ऐसे इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। सो खामा खाई में मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सही है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि हमें जो है ना वो गिवन होता है पेपर के अंदर। सही है। और वो फॉर्मूला ये होता है कि एफ नॉट या एफ डैश, सही है, दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये बराबर होती है वी ओवर वी माइनस प्लस वी एस। सही है। इंटू एफ। सही है।
अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, मैं इनकी जरा चीजें बता देता हूँ, सही। सो दिस एफ नॉट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सही हो गया। एंड दिस एफ इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, इन द एयर, सही है। जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपके पास 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है, सही, साउंड इन द एयर की, सही। अच्छा देखो, इसको रट्टा मत लगा लेना, क्योंकि कभी कभार पेपर में जो है ना वो 330 भी दे देता है, सही है। सो वो सिनेरियो के अंदर मेंशन करेगा कि स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, सही है। उस हिसाब से प्लीज कंसिडर करना, सही है। और जो वी एस है, ये स्पीड ऑफ द सोर्स है, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना चार पैरामीटर्स आ गए, सही है। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमेशा बताएगा कि आपके पास जो है ऑब्जेक्ट टूवर्ड आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, सही है। और पॉजिटिव साइन बचाएगा आपके पास अवे, आपसे दूर जा रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई मसला? नो सर। ओके। अच्छा जी, अब अ, मुझे क्या बोला था, ओके। सो अब मेरे पास मैं अगर आपको एक सिनेरियो दूं कि जिसके अंदर जो है ना मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। वो मेरे पास जो है ना 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो जो सोर्स है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई साउंड इमिट करी है, सही है। और जो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 500 हर्ट्ज, राइट। अच्छा, अब देखो एक स्टेशनरी बंदा है, वो खड़ा, एक स्टेशनरी बंदा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, सही है। सो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जरा मुझे टूवर्ड के सिनेरियो के लिए भी बता दो, सही है। सोर्स मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये दो कहानी के लिए मुझे काम कर दो, सही है। सोर्स मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, सही है। कॉपी और पेस्ट, और ये मेरे पास आ जाएगा सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सही हो गया। अच्छा, अब जब सोर्स मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ? उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, सही है, मल्टीप्लाई बाय एफ, सही है। और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा वी ओवर वी प्लस वी एस, सही है, मल्टीप्लाई बाय एफ, सही है। तो ये मेरे पास जो है इनके दो फॉर्मूले, सही। अब जरा तुम लोग इसमें वैल्यूज रखो और जरा मुझे एफ नॉट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। यू ऑल्सो नो दैट के स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330, 340 सॉरी, सही है। सो एफ नॉट मेरे पास आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 25, सही, इंटू 500, सही। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 25 इंटू 500, सही। कोई बच्चा कैलकुलेट कर रहा है इसको? जी सर कर। ओके, कर लो प्लीज। क्या वो कुछ आया?
सर टूवर्ड्स वाली 540 आ रही है। टूवर्ड्स वाली आपने बताई 540 आ रही है, ओके। और अवे वाली बताओ, कैलकुलेट कर लो आराम से। 466। 466 सही है। आपने बोला कि टू अवे वाली। हाँ चालू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 466 सही है। अब जरा इन दोनों चीजों को जरा थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट, सही है। ओ लेवल में तुम लोग ने नहीं पढ़ा, नई चीज है, सही है। तो डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज, कोई साउंड सोर्स अगर मूविंग है और यानी चल रही है साउंड, यानी जिस तरह से गाड़ी है, अगर गाड़ी तुम चला रहे हो और तुमने हॉर्न बजा दिया, सही है, सो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से साउंड इमिट हो रहा है, तो वो जो साउंड तुम्हें ऑब्जर्व होगा ना, वो अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ये तो श्रिल ऑब्जर्व होगा, ये तो फेड ऑब्जर्व होगा। यानी ये तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट तुमसे करीब आ रहा है, ये तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट तुमसे दूर जा रहा है, सही है। ये तुम्हें सुन के ये जो पता चलता है ना कि ऑब्जेक्ट तुमसे करीब आ रहा है, दूर आ रहा है, बेसिकली इस इफेक्ट को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, कि जिसके अंदर बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, सही है। तो उस चीज को जो है ना हम स्टडी कर रहे हैं, सही। हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों स्टेशनरी होंगे, सही है, तो हम जो है हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी से साउंड एमिट होगा उतनी फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई देगा, सही है। और अगर सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ, सोर्स से मेरा मतलब है साउंड सोर्स, सही है। सोर्स अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करी होगी तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई देगी, श्रिल आवाज सुनाई देगी, सही है, कानों में चुभने वाली आवाज सुनाई देगी। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स, मेरा जो मेरी जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर मूव कर रहा है, तो उसको फेड आवाज सुनाई देगी, सही है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है, सही। तुम कह सकते हो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जब जो आपके पास ऑब्जेक्ट, जो सोर्स है वो स्टेशनरी और बंदा मूव हो रहा हो, सही है। सो एक्चुअली ये वाला सिनेरियो हमारे सिलेबस में है नहीं, सही है, तो ये मसला है। तो इसलिए हम इसको इतना ज्यादा देखते भी नहीं है, वरना इसका उलट सिनेरियो हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है उसका उलट सिनेरियो होता है, सही है। तो खैर, तो अब मेरे पास जो है मैंने आपको ये चीजें बता दी, फिर उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया कि F0 इज इक्वल वी माइनस या प्लस वी एस टाइम्स एफ, सही है। एफ नॉट हमने कहा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, वी हमारे पास वेलोसिटी है साउंड इन द एयर यानी विच इज 340, सही है। और वी एस स्पीड ऑफ द सोर्स, साउंड सोर्स, सही है। और एफ जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये वाला एफ जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये वाला एफ जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, सही। मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है। फिर उसके बाद जो है हमने हमने एक सिनेरियो कंसीडर किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था कि जो 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी जिससे वो साउंड एमिट कर रहा था वो 500 थी। मैंने तुम लोग से बोला कि तुम लोग मुझे वो वाला सिनेरियो भी कैलकुलेट कर दो कि जिसमें मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जो सोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के करीब आ रही है, सही है। तो तुमने इसके लिए ये वाली वैल्यू निकाली। और जो तुम्हारे पास दूसरा सिनेरियो मैंने बोला कि सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो तुम मेरे लिए वो वाला सिनेरियो भी निकाल दो, तो तुमने दूसरा वाला काम कर दिया, सही है। और याद रखना हमेशा कि जब भी ऑब्जर्वर के करीब आ रही होगी सोर्स, तो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। 500 इज एक्चुअली द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सही है, एमिटेड बाय द सोर्स, सही है। तो अब देखो, जब मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई दी तुम्हें, सही है। या अगर वेवलेंथ के टर्म में सोचो तो वेवलेंथ कम होके सुनाई देगी तुम्हें, समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास जो दूसरा सिनेरियो की जिसके अंदर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी कम होके सुनाई दे रही है, सही है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो है, सही है बच्चों, समझ पा रहे हो, बताओ। बस सर। सर मूविंग टुवर्ड्स होगा तो नेगेटिव होगा, मूविंग अवे होगा तो पॉजिटिव होगा। हाँ जी, हाँ जी, नीचे डिनोमिनेटर ठीक हो में, गया। राइट। ठीक हो गया। ओके, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे चलेंगे। एक मिनट, ये बात ब्रो तुम्हें समझ में आ रहा जी सर। है? ओके, अल्लाह। अच्छा, P1 and we have Doppler's effect here. अच्छा, ये भी याद रखना, देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो सिनेरियो है ये हमने साउंड के लिए लगाया, सही है। तो इसकी एक लिमिटेशन हमारे पास ये है
कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो यानी जो साउंड इमिट कर रहा है, उसकी स्पीड साउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है, मतलब वो बाप नहीं बन जाए, समझ रहे हो? यानी आप आप कोई जैसे जो है ना फाइटर जेट्स जो होते हैं, उनकी समटाइम वो स्पीड जो है ना साउंड से ज्यादा उनकी स्पीड हो जाती है। साउंड की स्पीड है 340 मीटर्स पर सेकेंड, तो वो साउंड से ज्यादा तेज मूव कर रहे होते हैं, राइट? जब जो है वो इनका यानी वो सुपरसोनिक स्पीड हम उसको कहते हैं, सही है, वो उस पे मूव कर रहे होते हैं। तो जब आप उस स्पीड या उससे ज्यादा की स्पीड पे जाओगे तो फिर ये जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये चीज, समझ रहे हो आप? तो फिर आपको जो है ना वो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं सुनाई देगा। सही है, तो एक तो ये चीज है कि इसके लिए आपको स्पीड ऑफ द साउंड से कम की स्पीड होनी चाहिए, सोर्स की जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उससे कम स्पीड होनी चाहिए। सही है, एक चीज। दूसरी चीज कि यही पूरा फिनोमिना लाइट के अंदर भी होता है। सही है, कैसे? कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट कर सकता है, सही है, आप स्टार कंसीडर कर लो, सही है, मान लो कि आपकी अर्थ है, सही है, आपकी धरती है, और ये एक स्टार है जो कि लाइट इमिट कर रहा है, सही है। अब अगर तो ये आपसे करीब आ रहा होगा, सही है, तो अब देखो हम इसमें लाइट की बात करेंगे, साउंड की बात नहीं करेंगे, लाइट की बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ द लाइट लेना, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। तो जब ये आपसे करीब आ रहा होगा, सही है, मान लो ये विजिबल लाइट इमिट कर रहा है और तुम्हें एक व्हाइट लाइट दिख रही है, सही है। आ, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, सही है, ये तो तुम्हारे से करीब आ रहा है और ये जो है ना व्हाइट लाइट इमिट कर रहा है, सही है, लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना इसकी लाइट, तो तुम्हें व्हाइट लाइट नहीं दिखेगी। तुम्हें पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि तुम्हें ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी? ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, राइट? फ्रीक्वेंसी, राइट, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी या लेसर वेवलेंथ, लेसर वेवलेंथ, सही है। लेसर, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम तुम देखो तो लेसर वेवलेंथ जो है वो ब्लू और वॉयलेट की तरफ होती है, अप्रोक्सीमेटली 350 400, सही है। सो तुम्हें जब कोई स्टार, कोई लाइट सोर्स तुमसे करीब आ रही होगी तो वो तुम्हें क्या दिखेगी? ब्लू दिखेगी। इट अपीयर अपीयर ब्लू, सही है। इसको हम एक एक वर्ड कहते थे, ब्लू शिफ्टेड। ये बात सुना है कहीं, ये वर्ड सुना है कहीं? जी सर। है ना, पिछले साल हमने पढ़ा था, राइट? जी। ओके, वेरी गुड, सही है। सो ब्लू शिफ्टेड हम कह रहे हैं। देखो मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को साथ साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया हुआ है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ कम होगी, सही है। सिमिलरली, अगर एक स्टार, मान लो कि यही अर्थ है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, सही है, वो ऑब्जर्व कर रहा था उस स्टार को, दूसरा बंदा इधर खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक दूसरे स्टार को, और वो दूसरा स्टार जो है वो इससे अवे जा रहा है, सही है, यहाँ से अवे जा रहा है, एंड इट इज ऑल्सो इमिटिंग अ लाइट, सही है, व्हाइट लाइट कह दो। अच्छा, अब जब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी तो आपको पता है लेसर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो लेसर फ्रीक्वेंसी की आपको साउंड या वेव लाइट दिखती है या सुनाई देती है, सही है। फ्रीक्वेंसी पहली चीज। अच्छा, लेसर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी? ग्रेटर वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ। सो अगर तुम स्पेक्ट्रम पे देखो तो तुम्हें विजिबल स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलती है वो तुम्हें मिलती है रेड लाइट की, और वो तकरीबन तुम्हें जो है वो 700 की मिलती है, सही है। सो हमारे पास जो है ना वो स्टार जो होगा वो होगा फिर रेड शिफ्टेड, सही हो गया। और उसको हम कहेंगे कि भाई अपीयर रेड टू अस, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना, अगर आप लाइट की टर्म में सोचो तो लाइट की टर्म में आपको ये इस तरह से दिखेगा, सही है। और अगर आप साउंड की टर्म में सोचो तो साउंड की टर्म में उस तरह से दिखेगा, सही है। और हम अर्थ पे अपने आप को ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्वर होता है, वो हम अपने आप को कंसीडर करते हैं स्टेशनरी, सही है। अब बेसिकली सीन ये है कि ए लेवल्स के अंदर भी जो है ना ये टॉपिक आता है, सही है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट अच्छा खासा भरा हुआ है, अभी उन्होंने सिलेबस ऐड किया है, सही है। तो उसके अंदर वो चूंकि आपको यही सर। ए लेवल्स के अंदर, सर सवाल करना है। बोलो बोलो। सर जो अर्थ से जो स्टार अवे जा रहे हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है।
समझ नहीं आया, जिससे लेसर फ्रीक्वेंसी हो गई, ग्रेटर वेवलेंथ हो गई। हाँ हाँ, ये क्या आप समझा रहे थे, मुझे वापसी बताएंगे? मैं ये समझा रहा हूँ कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो सिर्फ साउंड के अंदर नहीं होता, बल्कि वो लाइट के अंदर भी होता है, सही है। और साउंड के अंदर हम सुनते हैं, इस वजह से साउंड हमें किस तरह से सुनाई देता है वो मैंने पहले बात की, सही है। फिर लाइट को हम देखते हैं तो हमें लाइट किस तरह से दिखती है वो मैं अभी बात कर रहा था, कि अगर स्टार हमसे दूर जा रहा होगा, सही है, तो उसकी जो वो लाइट जो इमिट कर रहा है, सही है, हमें जो दिखेगी, हमने अभी बात की कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जब ऑब्जर्व होती है, सही है, उस ऑब्जेक्ट की जो कि हमसे दूर जा रहा है, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम होके ऑब्जर्व होती है, राइट। तो हमें लेसर फ्रीक्वेंसी, मतलब लेसर फ्रीक्वेंसी की लाइट ऑब्जर्व होगी, सही है, वो जो व्हाइट लाइट जो एमिट कर रहा है हमें लेसर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी। या अगर आप वेवलेंथ की टर्म में सोचो तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, तो हायर वेवलेंथ की लाइट आपको ऑब्जर्व होगी, और हायर वेवलेंथ की लाइट का मतलब है कि वो रेड की तरफ थोड़ी शिफ्टेड होगी। अगर आप स्पेक्ट्रम याद करो, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आपके पास यहाँ पे ब्लू लाइट होती है तकरीबन 350 पे, 400 पे, और तकरीबन यहाँ पे 700 पे आपके पास रेड लाइट होती है, सही है। तो आपको इस तरीके से दिखेगी, आप समझ पा रहे हो? जी सर। ओके, सही हो गया। तो खैर ये हमारे पास जो है ये पूरी इसकी कहानी थी, सही है। बच्चों किसी को और किसी को कोई मसला? ओके, कॉपी और पेस्ट, चलो। कोई बच्चा, अच्छा एक काम करते, मुझे जी जरा क्वेश्चन पढ़ोगे प्लीज? जी सर, बिल्कुल। ओके, प्लीज आवाज से पढ़ना। In one of the first experiments to demonstrate the Doppler effect, a train was filled with trumpeters, all playing a note of frequency 440 hertz. The difference in observed frequency of the note as the train directly approached a stationary observer was 22 hertz. The speed of sound was 340, at which speed was the train moving. ओके, अप्रोच कर रही है, तो पॉजिटिव होगा आई थिंक, या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। देखो फॉर्मूला देखो, टूवर्ड है ना, सो ये पहला वाला होगा जी, है ना? V/V - S वाला। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, चलो। सो आपने बोला कि एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एफ, राइट। अच्छा, उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है आपको 400 की वो इमिट हो रही है, तो मैं इसकी जगह पे 400 लिख देता हूँ, सही है। एफ नॉट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कोई बच्चा बता सकता है? यस, एनीबडी? 22. 22 है? जी सर। 462। नहीं सर, यस, वेरी गुड, सही मैं बताया। समझा नहीं आपका सवाल। ब्रो ने सही बता दिया। मैं बोल रहा हूँ कि एफ नॉट यानी ऑब्जर्व सर आप पूछ क्या फ्रीक्वेंसी रहे पे, थे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? अम्म, मरियम ने मेरे ख्याल से बताया 22, हम्म, सही है। मुझे और 22 ही लग रहा है। है ना? लेकिन ऐसा जी। है नहीं, देखो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, समझ रहे हो ना, ये चक्कर है। बिल्कुल। तो खैर, बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है कि द डिफरेंस इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सही है, डिफरेंस बोल रहे हैं कि इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोड एज द ट्रेन डायरेक्टली अप्रोच्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सही है। तो तुम्हें पता है कि जब ट्रेन उसके करीब आ रही है तो जो उसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी? बोलो। हमने अभी ऊपर ज्यादा देखा हो गया। कि वो ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुम 440 के अंदर 22 ऐड कर दो, सो यू विल गेट 462, सही है। और तुम्हें स्पीड ऑफ द साउंड इन द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर पता है, इतना, ये इतना, सही हो गया ना? बेहतरीन बता दी ये बात आपने, सही है। जरा प्लीज कैलकुलेट करो इसको,
462 divided by 400 is equals to 340 divided by, अच्छा अब बेसिकली इसको यहाँ पे ले जाओ। 462 डिवाइडेड बाय 400, सही है। और तो सर 462 कैसे हुआ 440 सर? बताता हूँ 440 तुम्हारा। प्लस 22 आपने किया है, यस वजह? बच्चे देखो, वो तुम्हें पता है कि वो करीब आ रहा है, ऐसे ही बिल्कुल। सही है। अब जब वो करीब आ रहा होता है तो उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है, राइट? जी जी। सही है। हमने ये बात अभी ऊपर समझी है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो यहाँ पे उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 400 है, सही है। और वो बोले द डिफरेंस इन हम्म। द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 22, राइट? मतलब जो हाँ एक्चुअल हाँ। फ्रीक्वेंसी है वो 400 है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो 462, 440 और 462 है। जब उन्होंने इसका डिफरेंस निकाला अच्छा, तो उनके पास 22 आया, सही है। सही है। तो अब चूंकि हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ लेनी थी तो इसलिए हमने 462 ले लिया, समझो। जी बिल्कुल, ओके, सही। और किसी को कोई मसला? समझ आ गया। चलो जरा इसको कैलकुलेट किया किसी बच्चे ने? बताते हैं। हाँ, इसको -340 462 डिवाइडेड बाय 400। सर आई थिंक आपका आंसर 45.6 आएगा। है हाँ, क्यों? ये मैंने डायरेक्ट 40? कैलकुलेटर में डाला है। अबे इतना तो आंसर है नहीं, ई डाल के सर कितने देखना का? 16.2 आ रहा है, 16.2। 16.2? वो आपने 440 के बजाय आपने 400 लिखा है। अच्छा सॉरी ओह सॉरी अच्छा। सॉरी सॉरी, हाय हाय सर। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा चलो। अब अ, 16.2 आया। सही, गुड हो गया, सही हो गया ना, चलो। चलो कोई कोई बात नहीं। ओके, आज जो जरा आगे चलते हैं। मरियम, क्लूज आप लोगों को भी समझ में आया? जी सर। सही। आ, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, कॉपी एंड पेस्ट। कौन रीड करे? एक बार जरा रीड करना प्लीज। A loudspeaker emitting a constant frequency of 2000 Hz is swung in a horizontal circle with a speed of 15 meters per second. A stationary observer is level with the loudspeaker and situated a long distance from the loudspeaker. The observer hears a sound of varying frequency. The maximum frequency heard is 2097 Hz. What is the speed of the sound in air? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इससे करीब आ रहा होगा, इससे दूर जा रहा होगा? Towards करीब। टूवर्ड्स आ रहा होगा, वेरी गुड। तो इसका अब देखो, उसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि अप्रोचिंग टूवर्ड्स है या अप्रोचिंग या लिविंग अवे है, बल्कि उसने सिर्फ ये फाइनल फ्रीक्वेंसी बता दी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो है जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल से, तो इसका मतलब है कि वो टूवर्ड्स आ रहा होता है, सही है। सो ये हो गया और ये हो गया, सही है। सो 2097 इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस वी एस, और ये आ जाएगा कितना है? ये 2000 है, सही है। इसको कैलकुलेट कर दो जरा, कितना आता है? अच्छा एक सर मिनट, ओए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, एक मिनट, एक मिनट देना, एक मिनट। जी बोलो प्लीज। सर इसमें तो स्पीड ऑफ एयर हाँ साउंड हाँ कुछ ही हाँ है हाँ, ना यार। मैं वही वही देख रहा था, मुझे भी वही लग रहा था कि ये उल्टा क्यों हो गया। ओके, सो ये 15 आ गया, सही ना, ऐसे ही ना? जी सर। बिल्कुल सही हो गया, वेरी गुड, सही है। सो जरा इसको प्लीज सॉल्व करो। अच्छा जनाब। आ रहा है कुछ, आ रहा है तुम लोग को? इसको तो देखो, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, ये ऐसे नहीं होगा।
ये हो जाएगा 297 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू वी माइनस 2097 डिवाइडेड बाई 2000, सही है, इंटू 15 इज इक्वल्स टू वी, सही है। और फिर उसके बाद तुम v को यहाँ ले आओ, कॉमन ले लो, सही है। सो 2097 डिवाइडेड बाय 2000, सही है, -1, सही, इज इक्वल्स टू 2097 ओवर 2000, सही है, इंटू 15, और इस पूरे को डिवाइड करा दो। सही है, इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं होती है। तुम लोग अगर इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो तुम्हारे पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। सही, मतलब 2097 डिवाइड बाई 2000 कर लो पहले, और फिर उसके बाद अगर कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा आसान होगी। 2097 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2000, और ये आपके पास आ जाएगा 2097 डिवाइडेड बाय 2000 -1। क्या हो गया, कुछ आ रहा है तुम लोग का? किसी को कुछ आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा? ये बहुत मुश्किल कर दी मैंने कैलकुलेशन। हाँ तो ये लंबा तो है कैलकुलेशन में, समझ तो आ रहा है। नहीं, कैलकुलेशन जो है वो पहले स्टेप में अगर तुम लोग आसानी से कर लोगे ना, इसमें बस ये मसला है कि अगर पहला स्टेप आपने सही से कर लिया तो फिर वो हो जाता है। एक मिनट, 2097 डिवाइडेड बाय 2000, सही है, इंटू -1। मेरे पास तो बड़ा गंदा आंसर आ रहा है। तुम लोग के पास आ रहा है किसी को ऐसा? एक काम करते हैं, होशियारी नहीं नापते, बगैर होशियारी नापे करते हैं इसको। 324 आ रही है। हाँ, सही आ रहा है, सही है। बेसिकली इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, सही है। 2097 डिवाइडेड बाय 2097 डिवाइडेड बाय 2000, सही है। ये मेरे पास 1.0485 आ रहा है, सही है, 1.0485। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास, तुम्हें इसको सॉल्व करना आसान होगा, सही है। तो अच्छा, खैर, एक काम करो, जरा रिज्वाइन करो, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, जरा प्लीज ये रीड करो, कौन रीड करेगा? बात रीड कर लो यार। A jet aircraft travels at a speed of 0.8 v, with v is the speed of sound. The aircraft approaches a stationary observer. The frequency of sound emitted by the aircraft is 100 hertz. Which frequency does the observer hear? ओके, क्या लगाओगे इसमें फॉर्मूला? उसने अप्रोच का क्या ही दिया है, तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एफ, सही है। और अच्छा, उसने तुम्हें स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इसमें कुछ बताया हुआ नहीं है, सही है, लेकिन उसने बोल दिया कि वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, वी -0.8 वी मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, ओके, सही हो गया। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट v ओवर 0.2 वी, v से v कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा, सही है। सो कितना आता है ये? 5 आएगा, सो 500 मिल जाएगा। बच्चों, ऐसे ही आ रहा जी बिल्कुल बिल्कुल, है? ओके, ये आसान है। सही। चलो, देखो, डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक था एक छोटा सा, सही, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ना हमारे पास अब जो वेव्स की चीज शुरू होगी ना, ये बहुत ही घटिया और नीच और थर्ड क्लास चीज है, सही है। और इसमें जो है ना अक्सर बच्चों को, या तकरीबन सारे बच्चों को मसले मसाइल रहते हैं, तो जरा इसको भी देखते हैं, सही है। अच्छा, देखो, वेव की जो है ना, हमने कुछ प्रॉपर्टीज वेव की हमने देखी थी पहले, यहाँ पे, सही है। हमने बात की थी कि भाई वेव, हमारे पास जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ क्या होगी, जो साउंड, जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, और हमारे पास जो है स्पीड, और फिर हमने कहा था इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, सही है। हमने ये सारी चीजें देखी थी ये पहले चैप्टर के अंदर, या ये आप कह लो कि प्रोग्रेसिव वेव की हेडिंग में, सही है। प्रोग्रेसिव वेव की हेडिंग के अंदर ही जो है ना दो और चीजें आती हैं, सही है। और
वो दो चीजें हमारे पास जो है ना, लाइक वो दो क्वांटिटीज हमारे पास है, वो हमारे पास एक उसके अंदर ये है, उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, सही।